जाइलम और फ्लोएम जो है मिलेंगे, जाइलम और फ्लोएम मिलेंगे और इस जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ बहुत सारी लेयर होती है सेल्स की। ये सेल्स बड़ी बड़ी होती है, लार्ज होती हैं और जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ अरेंजमेंट को हम कंसेंट्रिक अरेंजमेंट कहते हैं। कंसेंट्रिक अरेंजमेंट होने की वजह से एक फायदा होता है कि जो सरफेस एरिया है वो कंपाउंड है, इसको ले जाना चाहते हैं हम बंडल शीट सेल में, क्योंकि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के पास जो है वो CO2 वाला, जो ये CO2 मैलिक एसिड जो होता है ये 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, अब ये जो बंडल शीट सेल में आ जाएगा तो ये चेंज होगा पायरुविक एसिड में, अगर 4 में से एक कम हो रहा है तो CO2 निकलेगी। ठीक है, और जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बना था तो यहाँ पे हमने NaDPH2 के जो लास्ट लेक्चर में हमने जाना था C3 प्लांट के बारे में, तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे C4 प्लांट के बारे में। C4 प्लांट में C4 साइकिल चलती है, जो C4 साइकिल होती है ये C4 प्लांट में चलती है। लेकिन C4 साइकिल जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे क्रेन्स एनाटॉमी के बारे में। क्रेन्स एनाटॉमी पर्टिकुलर जो है वो लीफ के लिए ही होती है, ये लीफ के लिए ही होती है। जब हम लीफ का टीएस कट करते हैं तो उसमें 2 एपिडर्मिस होती है, एक होती है ये अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, और एक होती है लोअर एपिडर्मिस। ये होती है मीजोफिल सेल्स। ये मीजोफिल सेल्स होती है। मीजोफिल सेल्स में ही जो है वो जाइलम और फ्लोएम जो है मिलेंगे, जाइलम और फ्लोएम मिलेंगे और इस जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ बहुत सारी लेयर होती है सेल्स की। ये सेल्स बड़ी बड़ी होती हैं, लार्ज होती हैं और जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ होती हैं, इसीलिए इस सेल को हम जो है बोलते हैं बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। और ये तो हो गई मीजोफिल सेल्स। ये जो सेल जो जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ हैं इन्हें बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। बायोलॉजी में हम मैक्सिमम नाम को जो है लैटिनाइज करते हैं या उसको ग्रीक लैंग्वेज में लाते हैं, ग्रीक में ही हम इसे बोलते हैं क्रेन्स। और ये जो क्रेन्स होता है इस एनाटॉमी को हम क्रेन्स एनाटॉमी बोलते हैं। और हमें एक बात ये भी याद रखनी है कि जो बंडल शीथ सेल होते हैं इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर होता है वो ज्यादा होता है, क्लोरोप्लास्ट नंबर ज्यादा। और जो ये अरेंजमेंट है जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ, ये एक तरीके का कंसेंट्रिक अरेंजमेंट होता है। कंसेंट्रिक अरेंजमेंट का मतलब होता है किसी एक पॉइंट को सेंटर मान के, ये पॉइंट है इसको सेंटर मान के इसके चारों तरफ अरेंजमेंट करना। ठीक है, तो इस तरीके का अरेंजमेंट को हम कंसेंट्रिक अरेंजमेंट कहते हैं। कंसेंट्रिक अरेंजमेंट होने की वजह से एक फायदा होता है कि जो सरफेस एरिया है वो लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए वो कम हो जाता है। ठीक है, ये जो कंसेंट्रिक अरेंजमेंट है इसकी वजह से। तो यहाँ पे हम C4 साइकिल जो होती है इसमें हम फोटोसिंथेसिस को 2 सेल में पढ़ेंगे। पहला होता है मीजोफिल सेल, पहले होता है मीजोफिल, मीजोफिल सेल में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, और दूसरा होता है बंडल शीथ सेल। ठीक है, और ये जो बंडल शीथ होती हैं, बंडल शीथ सेल, ये इनकी सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है, सेल वॉल जो होती है इनकी वो थिक होती है, थिक होती है इसके कंपैरिजन मीजोफिल सेल। ये होती है मीजोफिल सेल, ये होती है बंडल शीथ। बंडल शीथ सेल का जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है एज कंपेयर टू मीजोफिल सेल। ठीक है, इसकी वजह से जो है वो गैसियस जो एक्सचेंज है उसकी परमिबिलिटी जो होती है बंडल शीथ सेल में वो कम हो जाती है। इसके लिए एनसीईआरटी ने टर्म दिया है इम्परवियस, एनसीईआरटी ने जो टर्म दिया है इम्परवियस, ये टर्म दिया है एनसीईआरटी ने। मीजोफिल और जो बंडल शीथ होते हैं दोनों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है। जो मीजोफिल का क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रेनल होता है और जो बंडल शीथ सेल होती है इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एग्रेनल होता है। ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है जिसमें ग्रेना थैलेकॉइड्स, ये ग्रेना थैलेकॉइड्स हैं जो कि ग्रुप बनाती हैं। और सिर्फ इसमें ग्रेना ही नहीं है, इसमें स्ट्रोमा थैलेकॉइड्स भी हैं। लेकिन जो एग्रेनल होता है, ये जो बंडल शीथ सेल में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, ये एग्रेनल होता है। इसमें सिर्फ
स्ट्रोमा थैलेक्वाइड्स पाए जाते हैं। जो सिंगल सिंगल हैं स्ट्रोमा थैलेक्वाइड्स होते हैं, सिर्फ यही पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम एग्रेनल थैलेक्वाइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब मीजोफिल सेल्स में क्या होता है, स्ट्रोमा भी होता है, ग्रेना भी होता है, ग्रेना भी होता है, स्ट्रोमा भी होता है। तो ग्रेना और स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में तो PS1 चलती है, ग्रेना में PS1 और PS2 दोनों चलती है। और यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये एग्रेनल होता है, इसमें सिर्फ स्ट्रोमा होती है, तो इसमें सिर्फ PS1 चलेगा। ठीक है, और PS1 चलता किसमें है, साइक्लिक जो प्रोसेस होता है उसमें PS1 चलता है। यहाँ पे साइक्लिक भी चलेगा और नॉन साइक्लिक भी चलेगा। यहाँ पे ATP भी प्रोड्यूस होगी, NADPH भी प्रोड्यूस होगा, और ऑक्सीजन भी बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगी। जो जिसमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जिसमें चलता है उसमें ये तीनों प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ साइक्लिक चलेगा, तो यहाँ सिर्फ ATP बनता है। ठीक है, और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है बंडल शीथ सेल का, इसी के अंदर जो होता है रुबिस्को होता है, जिसमें कैल्विन साइकिल चलती है, और इसी कैल्विन साइकिल में ही जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तब इन सब बातों को हम इस यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे सब पॉइंट वाइज लिख लेते हैं कि यहाँ पे स्ट्रोमा और मीजोफिल में स्ट्रोमा एंड ग्रेना थैलेक्वाइड्स प्रेजेंट। ये प्रेजेंट है, और यहाँ पे सिर्फ स्ट्रोमा थैलेक्वाइड्स हैं, स्ट्रोमा थैलेक्वाइड्स प्रेजेंट। ठीक, यहाँ पे दोनों पिगमेंट सिस्टम चलेगा, बोथ PS1 एंड PS2, बोथ PS1 एंड PS2 प्रेजेंट। यहाँ पे ओनली PS1 प्रेजेंट, PS1 जो होता है यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट होता है। यहाँ पे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक बोथ प्रोसेस प्रेजेंट। और यहाँ पे सिर्फ साइक्लिक होता है, साइक्लिक प्रोसेस प्रेजेंट। यहाँ पे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक है, तो यहाँ पे ATP भी बनेगा, NADPH2 भी बनेगा, एंड ऑक्सीजन भी बाई प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ATP का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस यहाँ चल रही है। ठीक है, ATP प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। ठीक, और ये जो बंडल शीथ सेल होती है, इसी के क्लोरोप्लास्ट में जो होता है रुबिस्को होता है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसी में होता है रुबिस्को। इसी में होता है रुबिस्को। इसमें चलती है कैल्विन साइकिल, और इसी में बनता है ग्लूकोज। ठीक है, ये बंडल शीथ सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें इसी में होता है रुबिस्को, इसी में होता है कैल्विन साइकिल चलती इसी में, और इसी में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। जो C4 प्लांट होते हैं उसमें जब ग्लूकोज बनता है तो वो बंडल शीथ सेल में ही बनता है। तो रुबिस्को भी, अगर बंडल शीथ सेल में ही ग्लूकोज बन रहा है तो रुबिस्को भी यही प्रेजेंट रहेगा। मीजोफिल सेल जो होती हैं, जो ये सेल्स होती हैं, इसमें जो होता है ये रुबिस्को प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि ग्लूकोज बन यहाँ रही है तो रुबिस्को यही प्रेजेंट होगा, यहाँ क्यों प्रेजेंट होगा, यहाँ कोई मतलब नहीं है उसके प्रेजेंट होने का। लेकिन बंडल शीथ सेल जो होती है उसमें रुबिस्को जो होता है उसके पास जो है एटमॉस्फेयर से जो CO2 आती है वो इफिशिएंटली पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है, इसलिए ये जो बंडल शीथ सेल का में जो रुबिस्को पाया जाता है ये यहाँ पे CO2 पहुंच नहीं पाएगी। ठीक है, तो जो बंडल शीथ सेल है उसमें जो रुबिस्को है इसको हम CO2 देंगे कहाँ, तो इसको CO2 हम देंगे मीजोफिल सेल से। ठीक है, तो CO2 जो देंगे, इसमें जो C4 प्लांट होता है उसमें जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है CO2 का वो होता है 3 कार्बन का कंपाउंड PEP। ठीक, इसी में
CO2 आके जुड़ती है और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑक्जेलोएसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो होता है ये 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, ठीक है। इसी में जो है एटमॉस्फेरिक CO2 आके जुड़ती है, एटमॉस्फेरिक CO2 आके यहाँ जुड़ती है, ठीक। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम होता है पेप्केज। जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम होता है पेप्केज, पेप्केज। और ये जो पेप्केज होता है ये सिर्फ CO2 को ही जोड़ता है। पेप्केज का जो नाम होता है इसका पेप्केज, ये सिर्फ कार्बोक्सिलेशन कराता है, मतलब सिर्फ CO2 को ही जोड़ता है, कार्बोक्सिलेशन ओनली। इसका जो नाम होता है इसको फास्फो इनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। पेप्केज का पूरा नाम यही होता है, फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो अपने साथ सिर्फ CO2 को जोड़ता है, और ये जो एंजाइम होता है ये रुबिस्को से फास्ट होता है, ये ज्यादा रिएक्टिव भी होता है। पेप्केज जो एंजाइम होता है ये ज्यादा रिएक्टिव भी होता है, अगर थोड़ी बहुत भी CO2 होगी तो ये उसको भी जोड़ लेता है। अब हम ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, जो ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, इसको ले जाना चाहते हैं हम बंडल शीथ सेल में, क्योंकि ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के पास जो है वो CO2 वाला, जो ये CO2 है इसका कार्बन ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के पास है। लेकिन ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो होता है वो बंडल शीथ सेल में नहीं जा सकता है, क्योंकि जो सेल्स होती हैं, सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल है इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के लिए जो है परमीएबल नहीं होती है। तो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड पहले चेंज होता है एक दूसरे एसिड में, जिसको हम बोलते हैं मैलिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड पहले चेंज होगा दूसरे एसिड में, ये दूसरे एसिड में चेंज होगा। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड पहले ये चेंज होगा दूसरे एसिड मैलिक एसिड में। ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। कन्वर्ट होता है, या तो ये ऐसे कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में, या ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो होता है ये 4 कार्बन कंपाउंड या तो चेंज होता है एस्पार्टिक एसिड में, एस्पार्टिक एसिड में। ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। एस्पार्टिक एसिड जो होता है एक तरीके का अमीनो एसिड होता है। तो जो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है जो मीसोफिल सेल में बनता है, उसके बाद ये तो चेंज होगा मैलिक एसिड में या चेंज होगा एस्पार्टिक एसिड में। दोनों एक साथ नहीं बनेगा, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, ठीक है। एनसीईआरटी पेज नंबर 219 थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, ठीक है, यही लिखा हुआ है। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से जो मैलिक एसिड होता है इसका बनना होता है क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन अगर जो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से अगर एस्पार्टिक एसिड बनता है तो ये जो है ये वाला तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनेगा, अगर मैलिक एसिड बनना है तो क्लोरोप्लास्ट में बनेगा। लेकिन अगर ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से एस्पार्टिक एसिड बनना है तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम जो है, ये जो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से एस्पार्टिक एसिड बना, इस प्रोसेस को हम ट्रांस एमिनेशन बोलते हैं, ट्रांस एमिनेशन। जो मीसोफिल सेल्स होती हैं उसका जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें NADPH2 बना था। तो जब ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से हम मैलिक एसिड बनाते टाइम जो NADPH2 है उसका हाइड्रोजन जो है उसका यूटिलाइजेशन हम कर लेते हैं, NADPH2 इसका यूटिलाइजेशन हम कर लेते हैं हाइड्रोजन का NADP और बना लेते हैं मैलिक एसिड। अब इस मैलिक एसिड को हम लेके चलेंगे बंडल शीथ सेल में, लेकिन बंडल शीथ सेल में जाए कैसी, इसके लिए जो होता है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो है
ये बंडल सी सेल में जाएगी। ये होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इसके थ्रू जो है मैलिक एसिड बंडल सी सेल में आएगा। ठीक, ये होता है प्लाज्मोडेस्माटा, सेल टू सेल कनेक्शन के लिए प्लाज्मोडेस्माटा। अब मैलिक एसिड जो होता है ये 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, अब ये जब बंडल सी सेल में आ जाएगा तो ये चेंज होगा पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में चेंज होगा। ये पायरुविक एसिड जो होता है ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। अब 4 कार्बन का कंपाउंड जो है वो 3 कार्बन के कंपाउंड में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे से CO2 निकलेगी। अगर 4 में से एक कम हो रहा है तो CO2 निकलेगी। ठीक है, और जब ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बना था तो यहाँ पे हमने NADPH2 के जो है हाइड्रोजन का यूज किया था। ठीक है, अब मैलिक एसिड जब टूट रहा है पायरुविक एसिड में तो हम उसी हाइड्रोजन को जो है निकाल लेंगे। तो इसको जो हाइड्रोजन को निकालेंगे तो जो NAD जो इसको ले रहा होगा वो NADP जो है इस हाइड्रोजन को लेगा और चेंज हो जाएगा NADPH2 में। NADPH2 यहाँ से जो हाइड्रोजन निकले थे उसका यूटिलाइजेशन करके हम मैलिक एसिड बनाए थे। अब यहाँ मैलिक एसिड टूट रहा है तो यहाँ पे उसी हाइड्रोजन को हम निकाल लेंगे। ठीक, उसी हाइड्रोजन को हम निकाल लेंगे और इसको इस हाइड्रोजन को NADP लेगा और बना देगा NADPH2। ठीक है, अब बंडल सी सेल में CO2 भी आ गई, NADPH2 भी आ गया, और हमें पता है कि यहाँ पे स्ट्रोमा थैलेक्वाइड्स होते हैं तो यहाँ पे सिर्फ साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन चलेगा, तो यहाँ पे सिर्फ PS1 होता है। PS1 होगा तो ATP जो है इसी के अंदर बनेगी। ठीक, तो इसकी वजह से जो है कैल्विन साइकिल चल जाएगा। जो कैल्विन साइकिल होता है वो चल जाए, क्योंकि कैल्विन साइकिल में जो होता है CO2 की जरूरत पड़ती है, जो कि ये आ गई यहाँ से। NADPH2 की जरूरत होती है, ये भी आ गई, और ATP ये खुद बनाता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो कैल्विन साइकिल चल जाएगी। जो CO2 यहाँ निकली है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन, इस प्रोसेस को हम डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। और साथ में हाइड्रोजन भी निकल रहा है यहाँ से। जो यहाँ जो हाइड्रोजन का यूज किए थे यहाँ हाइड्रोजन निकला, तो इस हाइड्रोजन जो निकला होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये प्रोसेस पूरा हो गया ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। इसको हम पूरा लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं, हाइड्रोजन निकला है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के दौरान जो होती है वो CO2 निकलती है, NADPH2 बनता है, और यही CO2 जो होती है वो कैल्विन साइकिल में यूज होती है, और कैल्विन साइकिल इससे CO2 और NADPH2 से जो है वो कैल्विन साइकिल चलता है। ठीक है, अब जब कैल्विन साइकिल चलेगी, यहाँ तो डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, लेकिन जब कैल्विन साइकिल चलेगी तो यहाँ पे हमने जब पढ़ा था कैल्विन साइकिल तब सबसे पहला प्रोसेस था कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे जब कैल्विन साइकिल चलेगी तो यहाँ पे सबसे पहला जो होगा, यहाँ CO2 आके जुड़ेगी तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होगा। यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन, यहाँ कार्बोक्सिलेशन होगा कैल्विन साइकिल में। ठीक है, तो C4 जो प्लांट होते हैं उसमें कार्बोक्सिलेशन 2 बार होता है, एक बार यहाँ होता है और एक बार कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे भी होता है। तो एग्जामिनर जो है ये सवाल पूछ सकता है कि प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन या सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन, या पूछ लेगा पेप्केज वाला या रुबिस्को वाला। ठीक है, या पूछ लेगा कि फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन या सेकंड कार्बोक्सिलेशन, या वो एक तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनिशियल कार्बोक्सिलेशन या फाइनल कार्बोक्सिलेशन। इस तरीके की ये मल्टीपल सवाल जो है एग्जामिनर पूछ सकता है। तो पता होना चाहिए कि C4 जो प्लांट होते हैं उसमें कार्बोक्सिलेशन 2 बार होता है, एक बार यहाँ होगा और एक बार यहाँ होता है। ये भी प्रोसेस जो होता है ये भी कार्बोक्सिलेशन ही होता है, CO2 का जुड़ना कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और ये जो पायरुविक एसिड बना है, ये पायरुविक एसिड फिर आएगा
मीसोफिल सेल में, पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड फिर से मीसोफिल सेल में आएगा। और मीसोफिल सेल में जब ये आएगा तो मीसोफिल सेल में ये 2 एटीपी का यूज करेगा, 2 एटीपी का यूज करेगा और बनाएगा एडीपी। ठीक, और जब ये 2 एटीपी का यूज करेगा तो ये चीज जो है, ये जो हो रहा है यूज, ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में होगा जिसका नाम है पीपीडीके। पीपीडीके, पीपीडीके का फुल फॉर्म, पीपीडीके इसका फुल फॉर्म है पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, इस एंजाइम का फुल फॉर्म है। ठीक है, और यहाँ जब हम बात करेंगे केल्विन साइकिल में ग्लूकोज फॉर्मेशन की, जो केल्विन साइकिल है इसमें जब हम ग्लूकोज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हम कार्बोक्सिलेशन को पढ़ते हैं। केल्विन साइकिल में ही तो C4 प्लांट में कार्बोक्सिलेशन जो होता है वो 2 बार होता है, एक बार यहाँ होता है, एक बार यहाँ होता है। ठीक है, 2 बार होता है, एक बार मीसोफिल सेल्स में होगा, एक बार बंडल सीथ सेल में होगा, और एक ही बार जो होता है वो डिकार्बोक्सिलेशन होता है जो कि बंडल सीथ सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तो जब केल्विन साइकिल चलता है तो एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन में 18 एटीपी और 12 NADPH की रिक्वायरमेंट है। 18 एटीपी की जरूरत है और 12 NADPH2 की जरूरत पड़ती है हमको। जब एक बार केल्विन साइकिल चलता है इतने की जरूरत हमको पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से जो होता है 6 CO2 निकालने पड़ेंगे हमको, ये हमको 6 CO2 यहाँ से निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से 6 CO2 निकालेंगे तो हमको बाहर से भी 6 CO2 ही अंदर लानी पड़ेगी, तभी यहाँ से 6 CO2 बाहर निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ एटीपी जो होती है, अगर ये 6 यहाँ हुआ तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ये तो 12 एटीपी ये हो गया। ठीक, 12 एटीपी खर्च करनी पड़ेगी। जब 6 यहाँ निकालेंगे तो 6 यहाँ लाएंगे और 6 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो गया ये टोटल 12 एटीपी। ठीक, 12 एटीपी ये हो गया और 18 एटीपी यहाँ केल्विन साइकिल में मिला, तो टोटल जो होते हैं 30 एटीपी जो है खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, तो C4 प्लांट जो होता है उसमें ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए हमें टोटल जो होती है वो 30 एटीपी की जरूरत, 30 एटीपी जो होता है हम खर्च करते हैं, 30 एटीपी जो है ये हम खर्च करते हैं, और 12 NADPH2 भी हम खर्च करते हैं, 12 NADPH2 हम खर्च करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे NADPH2 यूज हो रही है, जो यहाँ पे हमने NADPH2 को यूज किया है वही NADPH2 जो होती है यहाँ से निकल रही है, तो ये दोनों बैलेंस हो गया, तो हमको सिर्फ 12 NADPH2 ही खर्च करने पड़े, 30 ATP खर्च करना पड़ा और 12 NADPH2 खर्च करना पड़ा। तो हमें एक बात ये भी पता है कि जो C4 प्लांट होते हैं वो C3 से ज्यादा एडवांस होते हैं, तो इसकी रीजन क्या है? इसके 3 रीजन है। C4 प्लांट जो होते हैं मोर एडवांस्ड देन C3 प्लांट, इसके 3 रीजन। पहला रीजन है क्रेन्स एनाटॉमी, पहला इसका जो रीजन होता है वो क्रेन्स एनाटॉमी होता है। ठीक है, क्रेन्स एनाटॉमी, इसमें जो क्रेन्स एनाटॉमी होता है इसमें हम पहले भी आपको बताया कि कंसेंट्रिक अरेंजमेंट होता है सेल का, जिसके लिए जो जब इससे क्या होता है जो एब्जॉर्प्शन होती है लाइट की, उसके लिए जो सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है। तो क्रेन्स जो C4 प्लांट होता है ये हाई लाइट इंटेंसिटी पे अच्छा काम करते हैं। दूसरा जो होता है, ये जो C4 प्लांट होते हैं ये इफिशियंटली जो होते हैं वर्क करते हैं हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, और किस वजह से? तो PPDK एंजाइम जो होता है इसकी वजह से जो है ये C4 प्लांट ये हाई टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, क्योंकि जो PPDK होता है ये लो टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम है, ये लो टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम है।
ये लो टेम्परेचर पे अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक। ये हाई टेम्परेचर पे ही बढ़िया काम करता है। एनसीईआरटी जो 221 नंबर पेज पे है उस पर टेबल बना है, उसमें सेकंड लार्ज जो क्वेश्चन पूछा है उसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर का ही क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे C3 प्लांट और C4 प्लांट के लिए है। तो C4 प्लांट जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर में वर्क करते हैं। तो वहां पे देखिए C3 के लिए वहां पे दो ऑप्शन दिए होंगे, एक दिया होगा 20 से 25 डिग्री और एक दिया होगा 30 से 40। तो C4 प्लांट में हम 30 से 40 डिग्री जो है वो वहां पे लिख लेंगे। और जो C4 प्लांट होते हैं वो हाई टेम्परेचर के लिए एडाप्ट जो है अपने आप को एडाप्ट किए रहते हैं। अब तीसरा पॉइंट जो होता है एडवांस क्यों होते हैं, कि जो मोनोकाट या जो डाई काट होता है, जो C4 प्लांट जो होते हैं मोस्टली वो मोनोकाट होते हैं, लेकिन जो C3 प्लांट होते हैं वो डाई काट होते हैं। सारे जो मोनोकाट होते हैं वो C4 नहीं होते हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे मोनोकाट को हम डाइकाट से कंपेयर करेंगे, मतलब C4 को हम C3 से कंपेयर करेंगे, तो जो मोनोकाट होती है उसमें जो लाइट गिरती है वो ऑब्लिक गिरती है, जैसे तिरछा गिरती है, ठीक है, क्योंकि लीव जो है वो अर्थ के पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ऑब्लिक गिरती है, इसके कारण जो है टेम्परेचर जो है उतना राइज नहीं करता जितना कि जो है डायरेक्ट गिरेगा। अगर ऐसे लाइट गिरेगी तो टेम्परेचर ज्यादा राइज करेगा, ऐसे गिरती है टेम्परेचर ज्यादा राइज नहीं करता है, ठीक है। और जो C4 प्लांट होते हैं वो वाटर का लॉस भी कम करते हैं। तो अगर हम इसको C3 से कंपेयर करेंगे तो C4 जो होता है वो लगभग जो होता है हाफ वाटर जो है लॉस करता है। इसका मतलब अगर C3 प्लांट है, अगर वो ट्रांसपिरेशन के दौरान जो है, अगर मान लीजिए कोई एक प्लांट है वो ट्रांसपिरेशन के दौरान 10 लीटर वाटर जो है लॉस कर रहा है, तो उसके कंपेयर में C3 जो प्लांट होते हैं वो 5 या 6 लीटर जो है वो वाटर जो है वो लॉस करेंगे। इसका मतलब जो C4 प्लांट है वो C3 से भी कम पानी में काम चला लेते हैं, ठीक है। तो जो C4 होते हैं, जो C4 प्लांट होते हैं, ये आर बेटर एडाप्टेबल फॉर ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन के लिए जो C4 प्लांट होते हैं वो ज्यादा अच्छे से एडाप्ट होते हैं, ठीक है। और जो इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है C3 और C4 के बीच एक प्रोसेस है जिसका नाम है फोटो रिस्पिरेशन। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, फोटो रिस्पायरेशन। ये फोटो रिस्पायरेशन जो होता है ये C3 प्लांट में ही होता है, C4 में नहीं होता है, क्योंकि C3 में जो फोटो रिस्पिरेशन चलता है वो लोग कहते हैं कि ये जो C3 में जो फोटो रिस्पिरेशन चलता है ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। लेकिन अगर ये वेस्टफुल प्रोसेस होता तो जो हमारे चैप्टर में दिया गया है पूरे हेडिंग के फॉर्म में, पूरा एक पैराग्राफ के फॉर्म में, तो अगर ये वेस्टफुल होता तो ये हमको पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता कि हम इसको पढ़ें, अगर वेस्टफुल होता तो। लेकिन ये वेस्टफुल नहीं है। ये जो फोटो रिस्पिरेशन होता है ये प्लांट्स का एक एडिशनल प्रोसेस होता है, जिसमें जो C3 प्लांट होते हैं वो अपने आप को ऑक्सीजन से बचाने के लिए या हाई लाइट इंटेंसिटी से बचाने के लिए ये एक तरीके का प्रोसेस जो होता है ये चलाते हैं अपने अंदर, C3 प्लांट, ठीक है। लेकिन लोग इसको कहते हैं वेस्टफुल प्रोसेस। अगर ये वेस्टफुल प्रोसेस होता तो इवोल्यूशन के दौरान इसको अब तक हटा दिया गया होता, लेकिन ये आज भी जो है हमारे प्लांट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे C4 साइकिल जो होती है वो कंप्लीट होती है। अब इसको हम एनसीईआरटी से पूरा पढ़ेंगे, समझ लेंगे। जितना मैंने समझाया है ये सारी चीजें एनसीईआरटी में एज इट इज लिखी हुई है, ठीक है। आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए। अब इसके आगे का जो है जो टॉपिक है फोटो रिस्पिरेशन, उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।